ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਲਪ ਚਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਤਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਓ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? विकल्प प्रचार जी, ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है पंजाबिस्तान टीवी पे। सारे दर्शकों को विकल्प प्रचार की तरफ से नमस्कार जी। नमस्कार जी। विकल्प प्रचार जी, आप कैसे देखते हैं जो अभी अभी बिजली संशोधन एक्ट के बारे में बातचीत चल रही है? केंद्र सरकार ने कहा है कि हरियाणा सरकार और बाकी सूबे जो भी सभी सूबे हैं, सभी जो प्रदेश हैं, उनको कहा है कि इसके ऊपर अपने सुझाव भेजिए आप। इसके बारे में तो आपकी बात हुई थी ना केंद्र सरकार के साथ? उन्होंने कहा था कि हम इसको पास नहीं करेंगे। तो अभी तो ये आप कैसे देख रहे हैं कि यू टर्न जो लिया है? तभी तो हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में फर्क है। वो हर बार कहते हैं एमएसपी है, एमएसपी थी और एमएसपी रहेगी, जबकि बिजली संशोधन विधेयक 2021 के ऊपर जो हमारी 4 मांगों में मेन मांगे था, तो पहले 7वें दौर के अंदर ही सरकार ने ये मान लिया था कि पराली एक्ट और बिजली अध्यादेश को पेश नहीं किया जाएगा, इस पर रोक लगा दी गई है। आज वही सरकार, वही प्रधानमंत्री, या तो देश से सत्ता बदल गई हो तब तो हम ये मान सकते हैं कि सरकार नहीं आ गई, वो अपने वादों पर खरा नहीं उतरेगी। जहां एक तरफ किसान लगातार 300 से अधिक शहादतें बॉर्डर के ऊपर दे चुका है और सरकार जो है हठधर्मिता अपनाए हुए है और ये सोच रही है कि हिटलर शाही से किसान उठकर वापस चला जाएगा। तो जो सरकार कहती थी कि हमने 50% बातें मान ली है, किसानों की 4 मांगे थी, 4 में से 2 मान ली है, क्या वो सरकार अब ये बात कहेगी कि हमने उन 2 बातों में से एक बात से पीछे हट गए हैं? बिजली अध्यादेश के ऊपर सरकार ने क्लियर कट, नरेंद्र तोमर के साथ मीटिंग में क्लियर कट ये हो गया था कि ये अध्यादेश हमारी सरकार रहते हुए हम नहीं लाएंगे। अब यदि परामर्श के लिए सरकारों को ये कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की कथनी और करनी में फर्क है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक वो जो दूसरा मसला है सीधी अदायगी का, उसमें क्या दिक्कत आपको लग रही है? किसान जो डॉक्टर दर्शनपाल जी है, किसान लीडर हैं, वो तो कहते कि है ठीक तो है ये फैसला, लेकिन अभी ये समय नहीं है लागू करने का, और उसमें केंद्र की मंशा के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि हरियाणा में किसानों को क्या दिक्कत आती है इसमें? हरियाणा के अंदर तो ये 2015 से लागू है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको अपनी फसल का कराना पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं इस बार सरकार की लड़ाई नहीं है। जब ये 2014 में पहली बार से सत्ता में आए थे तो इन्होंने लगातार सरकारी खरीद और एफसीआई के ऊपर अटैक किया कि कम से कम सरकारी खरीद की जाए। एफसीआई का बजट जो है, जो बजट 2014 में था उसके मुकाबले जो पिछले बजट में पेश किया गया 50% हो गया। जब एफसीआई का बजट घट रहा है तो आप समझ लीजिए कि सरकारी खरीद को सरकार बंद करने जा रही है। इसीलिए इन 3 काले कानूनों का विरोध जो है वो हम लोग कर रहे थे। हरियाणा के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अंदर यह बताया जाता था मेरी कितनी एकड़ फसल है, उसमें कितनी गेहूं होगी, और वो पेमेंट क्या मैं आड़ती के थ्रू लूंगा या वो पेमेंट मैं सरकार के थ्रू लूंगा। ये हमारे यहाँ 5 साल से लागू है, लेकिन सभी किसानों ने, मोर देन 99% ने, जब भी वो फॉर्म भरा तो उसने अपनी पेमेंटें आड़तियों के थ्रू ही लेना उचित समझा। जो पंजाब के अंदर आपका आया है मामला कि जमीन के मालिकों की ही फसल खरीदी जाएगी, तो जमीन के भारत के अंदर लगभग 75% ऐसे लोग हैं जो कि खेती, हर दूसरे की जमीन जो है ठेके पर या लीज पर लेके काम करते हैं, तो उनकी फसलों को बेचने में बहुत दिक्कत आएगी। ये सरकार हमेशा से कागजों की सरकार रही। इस सरकार को सिर्फ कागज इकट्ठे करने होते हैं, किसानों को परेशान करना होता है। अब जो किसान अनपढ़ है, जिसको ये अनपढ़ कहते हैं, कैसे तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकता है अपना, कि वो कंप्यूटर के ऊपर बैठे पहले तो खेत में फसल बीजे, उसके बाद कागज लेके वो तहसीलों के चक्कर काटे, और जब वो कागज पूरे हो जाएं उसका 400-500 रुपया खर्चा लग जाए, जब वो किसी सीएससी सेंटर वाले के पास जाके अपनी फसल का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुलाए, यदि उसका खाता नहीं है तो खाता खुलाने में जाए, तो किसान फसल संभालेगा या जो सरकार ने काम उसे लगा दिए। दूसरा जो आड़ती और किसान का रिश्ता है, आड़ती को हम हमेशा कहते हैं एटीएम की एक लिमिट है,
सरकार ने अब एटीएम पर भी लगा दी कि आप अपने बैंक के एटीएम से केवल 2 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो आड़ती है, जो हम में से निकला हुआ है, उससे जब भी हमारी बीमारी के अंदर, ब्याह शादी के अंदर कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो वो हमारा परमानेंट एटीएम होता था। तो सरकार इस रिश्ते को खराब करना चाहती है, ताकि, क्योंकि आड़ती जब तक रहेगा तब तक खरीद जो है मंडियों के अंदर जारी रहेगी। सरकार टोटल खरीद अंबानी अडानी के हवाले करना चाहती है, इसलिए वो चाहती है कि आड़ती खत्म हो जाए, किसान टोटली निर्भर एपीएमसी के तहत जो प्राइवेट मंडियां आएगी उन पर निर्भर करे, और वो अपने मनमर्जी दामों पर किसानों से फसलें खरीदे और उनका शोषण करे। तो इस बात के जी। ऊपर हम अड़े हुए हैं। लगातार 5वें महीने में आंदोलन प्रवेश कर गया है और बहुत मजबूती से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा विकल जी, आप कह रहे हैं कि ये सभी दिक्कतें आएंगी, कि उसे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसे ऑनलाइन जाना पड़ेगा। अगर ये सब कुछ सरकार आपको करके दे दे कि सिर्फ आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, ये आपका सारा खाता है, ये आपकी जो दिक्कतें थी, बीच वाली सारी दिक्कतें मिटा दे, तो फिर किसान इस पे सहमत हो जाएंगे? फिर क्या दिक्कत होगी? हम तो सरकार से कहते हैं कि सरकार जो है, जहां कॉर्पोरेट जगत को 5% सिक्योरिटी मनी के ऊपर 100% मनी देती है, जबकि हमारी 25 लाख की जमीन रजिस्ट्री कराकर बैंक के अंदर हमें बैंक की लिमिट 1 लाख मिलती है। आप हमें 25 लाख बैंक लिमिट की जगह 50 लाख उन कॉर्पोरेट घरानों की तरह दे दीजिए, हम उस 50 लाख प्रति एकड़ को जब मर्जी निकाल सकें। क्योंकि जब आप 1 लाख रुपया दे रहे हो, 1 लाख रुपया तो फसल के ऊपर खर्च हो गया, उसके बाद घर में कोई सदस्य बीमार हो गया, कोई सदस्य आपदा आ गई, तो उस आपदा से निपटने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता। उस पैसे के लिए हमें आड़ती के पास जाना पड़ता है, जो हमारी बिरादरी से है और हमारी ही तरह के एक किसान का सहयोगी है, जिस समय वो मदद करता है। जबकि जो सरकार की क्रेडिट कार्ड स्कीम है, वो साल में सिर्फ 1 बार आपको पैसा मिलेगा, उसके बाद आप मरो, आप जियो, सरकार को उससे कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए ये योजना, चाहे सरकार सब कुछ उपलब्ध करा दे, सरकार ने तो जीरो खाते नागरिकों के खुलाए थे कि आपके खातों में 15-15 लाख रुपए आएंगे, क्या आपके खाते में 15 पैसे भी आए? तो ये सरकार, इसकी कथनी और कहनी पर तो कोई व्यक्ति भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए हमारा जो मंडी का सिस्टम हरियाणा पंजाब का है, अमेरिकी जर्नल पढ़ लीजिए, कनाडा का जर्नल पढ़ लीजिए, चाइना का जर्नल पढ़ लीजिए, उसमें यही बताया गया कि दुनिया के अंदर सरकारी खरीद का बेस्ट मॉड्यूल जो है, वो सरकारी मंडियां हरियाणा और पंजाब की है, जिसे सभी देशों को फॉलो करना चाहिए, ताकि किसान की सुसाइड की रेट कम आ सके। लेकिन इन लोगों को ये मंजूर नहीं। ये चाहते हैं कि हरियाणा और पंजाब का किसान रोज जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों की तरह फंदों पर झूले, आत्महत्या करे, वो हम नहीं होने देंगे। जी, विकल जी, एक और बात मेरे ध्यान में आ रही थी कि अगर आप चाहते हैं कि सरकार किसानों की भलाई के लिए फैसला ले, आप कहते हैं कि आड़तिए जो है वो हमारे लिए बेहद अहम है, किसान के लिए, क्योंकि अगर आपको ज्यादा रकम चाहिए तो आप उनसे कभी भी ले सकते हैं, आप उनको अपना एटीएम मानते हैं कि एटीएम से भी ज्यादा है, बढ़तर है वो आपसे। लेकिन इसमें ये बताइए कि सरकार ये भी कहती है कि ये जो बिचौलिए हैं, ये आपसे ज्यादा ब्याज लेते हैं, इसके साथ किसानों के ऊपर कर्ज और चढ़ता है, कर्ज बढ़ता जाता है, फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरकार का जो सरकार कहती है कि हम 4% पर ब्याज देते हैं, रजिस्ट्री कराने के बाद जो क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर भी 1 रुपया सैकड़ा ब्याज पड़ता है, जबकि आड़ती से हमें 1.25 रुपया हर समय हर पल मिल जाता है। आजकल किसान भी इतना अनपढ़ नहीं रहा कि वो 5 रुपए सैकड़ा या उससे ज्यादा ब्याज दे इसके। ये केवल सरकार की बयानबाजी है, क्योंकि कल को अगर सरकार की खरीद भी बंद हो जाती है, कई बार आप हरियाणा पंजाब क्या पूरे देश में एमएसपी के ऊपर केवल 6% खरीद करी जाती है, बाकी जो 94% फसल है वो हम आड़ती के सारे ही बेच पाते हैं। सरकार की तरफ देखे तो सरकार के तो हाथ खड़े हुए। तो हमारा दूसरा सपोर्ट सिस्टम है, वो अगर सरकार बाय चांस गेहूं की खरीद, धान की खरीद को बंद कर देती है, तो भी हम आड़ती के पास जाकर उस फसल को बेच सकते हैं। सरकार ये नहीं चाहती कि किसान के पास कोई सपोर्ट सिस्टम रहे। हम कहते हैं, हमने एमएसपी गारंटी कानून की मांग करी, हम कहते हैं ले आइए अंबानी अडानी को मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी मंडियां बना दीजिए, लेकिन एमएसपी से नीचे खरीद उसको कानूनी अपराध घोषित कीजिए, जैसे स्पेन में घोषित किया, 10 साल की सजा, मिनिमम 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जुर्माना। हमें कोई दिक्कत नहीं है अंबानी अडानी की मंडियों से, लेकिन एमएसपी को लीगल एक कानून बना के हमें दीजिए। उसके बाद चाहे अंबानी खरीदे, अडानी खरीदे, आड़ती खरीदे, सरकार खरीदे, एमएसपी से नीचे नहीं खरीद पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जो बिजली संशोधन एक्ट के ऊपर मैं दोबारा से आ रहा हूँ, उसके बारे में बताइए कि जो बड़े किसान हैं, वो तो बहुत ज्यादा सब्सिडी ले रहे हैं। आपको मालूम ही होगा कि छोटे किसानों को तो चलो फायदा हो रहा है। क्या आप नहीं चाहते कि बड़े किसानों की सब्सिडी जो खत्म होनी चाहिए? बड़े किसानों का आप कर्जा देख लीजिए। मैं तो एक एवरेज कहता हूं, हरियाणा और पंजाब के अंदर
आपको उनके बड़े महल, उनकी गाड़ियां दिख जाती है, लेकिन उनकी सारी की सारी जमीन जो है वो बैंक के रहन पड़ी है, बैंक के अंदर रजिस्ट्री कराई हुई है। क्योंकि चाहे 1 एकड़ का किसान है, चाहे 100 एकड़ का किसान है, उसको गेहूं का भाव तो 1925 ही मिलेगा ना। जबकि हमारी लागत, सरकारी महकमा ये कहता है कि गेहूं के ऊपर 2200 रुपए लागत आ गई। तो जो जितना पैदा ज्यादा कर रहा है वो ज्यादा कर्जे के अंदर जा रहा है। छोटे बड़े कानून में तो सरकार हमें बांट के एक दूसरे को भिड़ाना चाहती है। जबकि गांव का एक बड़ा किसान है, यदि उसके पास 50 एकड़ भी जमीन है तो उसके नीचे 10 जमींदार पड़ रहे हैं, क्योंकि वो उसकी जमीन को 5-5, 2-2 किले एकड़ में टुकड़े में लेने का काम करेंगे। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि बड़े जमींदारों को सब्सिडी का फायदा। अब जो सब्सिडी पर हमें बिजली मिल रही है, क्यों मिल रही है? क्योंकि हमारे को स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से 3500 रुपया गेहूं का भाव मिलना चाहिए, जबकि हमें मिल 1925 रहा है। हमें 5500 रुपए धान का मूल्य मिलना चाहिए, मिल हमें 1800 रुपए रहा है। हमें कॉटन का मूल्य लगभग 10,000 रुपए मिलना चाहिए, जबकि वो मार्केट के अंदर हमारा 5,000 बिक रहा है। तो इतना ज्यादा हमें नुकसान हो रहा है। उसके एवज में यदि नॉर्मल कस्टमर और इंडस्ट्री के अपेक्षा में किसान को सस्ती बिजली दी जा रही है, तो इससे क्या दिक्कत है? ये बिजली अधिनियम पूरी तरह से किसानी को खत्म करने वाला है। क्योंकि आप जो लोग ट्यूबवेल लगाकर जोना या दूसरी फसलें हम पकाते हैं, नहरी पानी तो लगभग खत्म हो चुका है। उसके ऊपर जब मीटर लग जाएंगे ट्यूबवेल के ऊपर, जिसके अंदर मन चाहे रेट, जो बिजली कंपनियां, जिस प्रकार आज आप पेट्रोल और डीजल देख रहे हो, हम सुबह उठते हैं तो 15 पैसे 20 पैसे हमें रेट बढ़े हुए मिलते हैं। यही इस अधिनियम में लिखा गया है कि बिजली के रेट बिजली की कंपनियां तय करेगी। वो नॉर्मल कस्टमर और फार्मर्स के अंदर डिफरेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो जब आप ये मान के चलिए 10 रुपए यूनिट के हिसाब से जब आप गेहूं को पकाएंगे, तो वो तो गेहूं आप अगर 7,000 रुपए क्विंटल भी बेचोगे तो भी आप नुकसान में आओगे। पहले डीजल और पेट्रोल की मार के कारण हमने डीजल पेट्रोल के पंप बंद करा दिए। अब सरकार हमारी खेती को पूर्ण रूप से टोटल अटैक है सुखविंदर जी। आप इस 1 साल के अंदर देखिए कि सरकार ने अपना सारा जोर जो है वो खेती किसानी को खत्म करने के लिए, एक तरफा अटैक नहीं, चारों तरफा अटैक किया जा रहा है कि इस किसान और इस खेती को कैसे बर्बाद करके कॉर्पोरेट के हाथों में दिया जाए। अच्छा, अगर सरकार आपको, मैं फिर उसी पे आ रहा हूँ कि अगर सरकार आपको एमएसपी पे कानून दे दे और आपकी फसलों की जो कीमत है एमएसपी के मुताबिक उस मुताबिक मिल जाए, तो क्या आप फिर भी बिजली संशोधन एक्ट का विरोध करेंगे? क्योंकि अगर वो लागू हो गया तो आपको उधर तो कीमत मिल ही जाएगी एमएसपी के हिसाब से, तो क्या किसान जो है वो अपने बिजली का बिल भरने के लिए तैयार हो जाएंगे, मीटर लगवाने के लिए? ये एमएसपी आप देखिए तो सही है। एमएसपी तो जब हमें सब्सिडी पर बिजली मिल रही है उससे निर्धारित की गई है। यदि 10 रुपए प्रति यूनिट हमें बिजली मिलेगी तो गेहूं का एमएसपी 1925 वाजिब नहीं होगा। तब गेहूं का एमएसपी कम से कम 4,000 रुपए के लगभग जाएगा, जो सरकार करेगी नहीं। तो जहां हम आज 2200 वाली गेहूं को 1900 के अंदर बेच रहे हैं, उसके बाद ऐसा हो जाएगा कि 3500 वाली गेहूं को हमने 1900 के भाव में बेचना पड़ेगा। तो उस एमएसपी का हमें क्या फायदा होगा? ये जो एमएसपी सीएसीपी निर्धारित करती है, एजेंसी जो निर्धारित करती है, वो सारे इन तथ्यों को ध्यान में रखती है कि आपकी सिंचाई व्यवस्था बिजली से हो रही है, डीजल से हो रही है, आपकी कितनी खाद डल रही है, कितने उर्वरक डल रहे हैं, बीज का क्या खर्चा है, बिजाई का क्या खर्चा है, मशीनरी का कितना कॉस्ट आएगा, तब जाकर ये कॉस्टें लागू होती है। तो जब आप किसान को इंडस्ट्री के रेट के ऊपर बिजली देंगे तो निश्चित तौर पर हमारा उस एमएसपी से काम नहीं बढ़ेगा, हमारी कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ जाएगी, जिसके कारण की सरकार वो एमएसपी हमें दे नहीं पाएगी। इसलिए एमएसपी लीगल की हम तब मांग कर रहे हैं जब हमारे को ये सस्ती बिजली मिले और सरकारी स्कीमें किसानों को बढ़ाकर दी जाए। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी ऊंट के मुंह में जीरा। भी किसान को इतना दे दो कि वो मरे भी ना और जिंदा भी ना रहे। इट इज नॉट मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। उसे प्राप्त करने के लिए हम लड़ाई तो स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से कीमतें प्राप्त करने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इन 3 काले कानूनों के आने के बाद हम लड़ाई एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं, यानी रिवर्स गियर के अंदर हम चले गए हैं। जहां तक आपकी बात रही पीछे हटने की, हमारी 4 मांगे पहले दिन से थी, ना हमने 5 करी ना हमने 7 करी। नंबर 1, तीनों काले कानून वापिस हो। नंबर 2, एमएसपी को लीगल बनाया जाए। नंबर 3, बिजली शोध अधिनियम को, अध्यादेश को वापिस ऐसे खत्म किया जाए। जब तक इन 4 मांगों में से एक भी मांग रहेगी, हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चे का आंदोलन है वो दिल्ली की बॉर्डरों पर इसी प्रकार चलता रहेगा। और अब तो हमने फैसला ले लिया है कि मई के प्रथम हफ्ता में पैदल मार्च के जरिए हम लोग संसद में जाकर बैठेंगे। जी, बिल्कुल, पार्लियामेंट घेरने का ऐलान है। अच्छा, एक और खबर जो आ रही है, रोहतक में मनोहर लाल खट्टर के हेलीपैड जहाँ पे मतलब लगा हुआ था, वहां पे किसानों ने जोरदार विरोध किया है। कहते हैं कि उतरने नहीं दिया जाएगा। दुष्यंत चौटाला का भी पिछले कुछ दिन पहले विरोध हुआ था और इसी सिलसिले में जो भारतीय किसान यूनियन के आपके यहाँ के युवा लीडर हैं,
वो रवि आजाद, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप इस दबाव को कैसे देखते हैं कि ये दबाव कब तक चलेगा? ये बीजेपी सरकार को गिराने की मंशा है हरियाणा में? देखिए, मैं तो निश्चित तौर पर पंजाब के साथियों को कहता हूं कि आप आंदोलन के आगू थे, आपने आंदोलन शुरुआत करा, लेकिन हरियाणा दुनिया का पहला ऐसा राज्य बना है जिसमें 3 साल से कोई सरकार, कोई पुलिस नहीं है। किसानों की सरकार हरियाणा के अंदर चल रही है। आपके यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, उसके बावजूद पार्टियों की रैली हो रही है। हमारे पास तो जिसकी केंद्र में सरकार है, उसी की सरकार हरियाणा में है। इसके बावजूद किसानों ने, जब तक हमारा फैसला नहीं हो जाता, हमने पूर्ण रूप से बीजेपी, उसकी सहयोगी पार्टियां, और आपको बता देता हूं कि और राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी राजनीतिक रैली के ऊपर 100% रोक लगा रखी है। पहले हमने उनसे विनम्र निवेदन किया था कि हमारे 300 साथी शहीद हो चुके हैं, कोई भी रैली करने की कोशिश ना करे। यदि वो जबरदस्ती रैली करेगा, जैसे कि कल दुष्यंत चौटाला को हमने हिसार में नहीं उतरने दिया, लाखों किसानों की अगुवाई में मैं वहां मौजूद था, और हमने उनको वापस खदेड़ने का काम किया, जैसा आज खट्टर साहब को किया है। तो मेरे पंजाब के साथियों से अनुरोध है, मुझे खबरें आ रही है कि पंजाब में आज भी राजनीतिक पार्टियां रैली कर रही है। जब हम लोग 300 किसानों की शहादतें दे चुके हैं, उसके बाद भी यदि राजनीतिक पार्टियां हमारे प्रदेशों में रैली करेगी, तो दूसरे प्रदेशों में इसका अच्छा इलाज नहीं जाएगा। जहां तक आप केस की बात करते हैं, मुकदमे हरियाणा के अंदर अब तक 85,000 से ऊपर मुकदमे हो चुके हैं सुखविंदर जी, जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ है, और मुकदमे हत्या के प्रयास और देशद्रोह के हैं। लेकिन हमारा कोई साथी पीछे हटने वाला नहीं है। हमने तो, इस सरकार ने डर इतना खत्म कर दिया है कि हमारा छोटे बच्चे 5 साल के ऊपर भी मुकदमा लगता है तो वो खुश हो जाता है कि खट्टर साहब ने मेरे ऊपर मुकदमा लगा दिया। कानून व्यवस्था का डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी हिंसक प्रदर्शन का हम समर्थन नहीं करते। किसान साथी संवैधानिक तरीके से हेलीकॉप्टर ना उतरने देना, या आपने देखा करनाल के अंदर मुख्यमंत्री ने कोशिश करी तो उनका पंडाल पाड़ लिया गया, लेकिन हिंसा के हम खिलाफ हैं। और जहां तक बात रही मेरे छोटे भाई रवि आजाद को एकदम सुबह जाकर इन लोगों ने गिरफ्तार कर 60-70 धाराएं उसके ऊपर लगा दी, तो हमने हरियाणा सरकार और प्रशासन को पहले भी कहा था कि जब तक हमारा आंदोलन हम जीत ना जाए, तब तक हमारे किसी साथी को यदि पुलिस ने उठाने का काम किया तो उसकी जिम्मेवार पुलिस और हरियाणा सरकार होगी। यदि हम आंदोलन जीत जाए तो आप हमें देशद्रोह के आरोप में फांसी की सजा दे देना, हम उसे बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जब तक हमारा आंदोलन चलेगा, इसके ऊपर आज एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन भिवानी के अंदर किया जा रहा है, और जल्द ही हमारे साथी को हम बाहर ले आने का काम करें। जी, आपको नहीं लगता कि, मेरा आखिरी सवाल है कि इसके साथ टकराव और बढ़ेगा? जैसे पंजाब में हुआ तो हरियाणा वालों ने कहा कि ये तो अभी बीजेपी के जो एमएलए की मारपीट हुई है, ये तो ट्रेलर है पंजाब में, हम फिल्म पूरी करेंगे। आपको नहीं लगता जैसे राकेश टिकैत के ऊपर हमला हुआ, तो ऐसे टकराव और बढ़ेगा दोनों तरफ से? हम देखिए, किसानों के साथ कोई भी टकराव नहीं चाहते, और हरियाणा के किसानों की आपको एक विशेषता बताऊंगा। टकराव जब वो होता है जबकि पार्टी के समर्थक किसान हो और दूसरी तरफ भी किसान हो। हरियाणा का तो 100% किसान है, वो किसान की तरफ खड़ा है। हमारा टकराव केवल कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोगों के साथ, पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ है। वहां पर भी हमने मलोट की घटना का संयुक्त किसान मोर्चे ने समर्थन नहीं किया। हम कहते हैं संवैधानिक तरीके से, हरियाणा में अब तक एक भी हिंसक घटना सुखविंदर जी नहीं हुई है। हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, क्या हमारे पास बम थे जो हमने हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया? लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं हो सकी कि रोहतक की धरती पर वो हेलीकॉप्टर को लैंड कर सके। इसी प्रकार दुष्यंत चौटाला कल लैंड नहीं कर पाए। तो हम संवैधानिक टकराव के ऊपर, हमारा, अगर हम टकराव करने वाले लोग होते तो हम 4 महीने से 300 से ऊपर साथियों को बॉर्डरों पर शहीद कर चुके हैं। लेकिन अब तक एक पेड़ के पत्ते का टुकड़ा भी, एक पेड़ का पत्ता भी हमने नहीं तोड़ा है। तो आंदोलन शांतिपूर्वक जारी रहेगा। लेकिन जब तक आंदोलन जीत नहीं जाते, जब तक, मैं हरियाणा की तरफ से गारंटी लेता हूं, हरियाणा की संघर्ष भूमि पर किसी भी राजनीतिक दल को हमारी लाशों के ऊपर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकने दी जाएगी। जी, शुक्रिया विकल्पाचार्य जी, हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। सो पंजाबिस्तान टीवी ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।